चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अगर जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, तो स्पेशलाइज्ड की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास 4 तरह के टिश्यू आते हैं, जैसा कि हम क्लासिफिकेशन में देख चुके हैं। इसमें सबसे पहला हमारे पास आता है वैस्कुलर टिश्यू, जिसे हम बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा आता है हमारे पास में डेंस, जिसमें आता है, या कॉम्पैक्ट, जिसमें आता है बोन और कार्टिलेज। तीसरा आ जाएगा हमारे पास में रेटिकुलेट, चौथा आ जाएगा म्यूकोइड। तो हमें इसमें जो ये चारों टिश्यूज हैं, इन चारों को हमें आगे के चैप्टर्स में डिटेल में स्टडी करना है। तो यहाँ हम थोड़े थोड़े पॉइंट्स इन सब के बारे में समझ लेंगे, जो बेसिक चीजें हैं वो यहाँ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पेशलाइज्ड में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड या फिर वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो देखिए ध्यान से, अगर जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की या फिर वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास आते हैं ब्लड और लिम्फ। तो इट इज composed of blood and lymph। ये ब्लड और लिम्फ का बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्लड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्लड। ब्लड की अगर बात करेंगे तो ब्लड क्या है? इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और ये बॉडी में क्या करता है, हमारे सर्कुलेट करता है और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करेगा। ब्लड का अगर हम पीएच देखेंगे तो इसका पीएच कितना होता है? पीएच होता है अराउंड 7.4। इसके अलावा ब्लड में अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन देखें, सारे नहीं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करेंगे, बाकी हम चैप्टर नंबर 18 में इसको और अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। इंपॉर्टेंट फंक्शन, अगर जो इंपॉर्टेंट फंक्शन देखें इसके, तो सबसे पहला है कि ब्लड गैसेस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इट plays an important role in gaseous ट्रांसपोर्टेशन। गैसियस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। इसके अलावा क्या करता है, ये बॉडी में जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने का काम करेगा। हेल्प टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। इसके अलावा क्या करता है, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी में उसको अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करेगा। हेल्प टू ट्रांसलोकेट द, आप लोग ये डिस्टरबेंस ना करें, माइक को अपने म्यूट रखें। हेल्प टू ट्रांसलोकेट द एसेंशियल न्यूट्रिएंट in the body to the different organs या फिर टिश्यू।
और जो वेस्ट मटेरियल है उसके एलिमिनेशन में भी हेल्प करता है। हेल्प टू एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो वेस्ट मटेरियल के एलिमिनेशन में भी हेल्प करेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है ब्लड के जो हमें पता होने चाहिए। बाकी और भी फंक्शन है इसके जो हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये लिख लीजिए आप फंक्शन, और उसके बाद हम लोग ब्लड का कॉम्पोजिशन देखते हैं कि ब्लड जो है वो किन किन चीजों से मिलके बना होता है। तो ये आप फंक्शन नोट करें और उसके बाद हम देखते हैं ब्लड का कॉम्पोजिशन। चलिए, आई थिंक आप सभी लोगों ने, ओके, तो अब हम लोग चलते हैं और समझते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। तो हेडिंग लीजिए ब्लड कॉम्पोजिशन। ब्लड कॉम्पोजिशन। ब्लड की अगर जो बात करेंगे, ब्लड में मेनली आपके दो चीजें रहेंगी। एक तो रहेगा प्लाज्मा, जिसे बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, और दूसरा रहेगा ब्लड सेल्स, जिसे हम बोलते हैं ब्लड कॉर्पसेल्स। ठीक है, प्लाज्मा होता है टोटल ब्लड में, प्लाज्मा है वो है 55%, और टोटल ब्लड में जो ब्लड सेल्स हैं वो है 45%, जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। ये चलो इसको आगे देख लेंगे, एरिथ्रोसाइट क्या होती है आगे देखेंगे, WBC RBC के लिए यूज करेंगे इसमें। तो यहाँ पर ये दो बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि प्लाज्मा है 55% और 45% है हमारा ब्लड सेल्स। इन दोनों के मिलने से हमारा क्या बनेगा, ब्लड की फॉर्मेशन होगी। अब देखिए प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन अगर देखें, तो इसमें क्या क्या रहेगा। प्लाज्मा में आपका 90 से 92% तो रहेगा वाटर, और 6 to 7% इसमें रहेंगे प्रोटीन, और लगभग 1% के आसपास इसमें रहेंगे। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। ये आपको स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही बेटा? नो सर। बाकी सबको दिखाई दे रही है स्क्रीन? यस सर। यस बेटा सर। आपके ना नेटवर्क में इशू हो सकता है, एक बार आप दोबारा से लॉग आउट हो गए ना, दोबारा से ज्वाइन करें। 1% इसमें होगा अदर मटेरियल। ठीक है, अब देखिए, अब यदि मैं इसमें प्लाज्मा की ही आगे बात करूं, तो सबसे पहले हमें अगर प्लाज्मा प्रोटीन को समझेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन, तो प्लाज्मा प्रोटीन जो है ये चार तरह के होते हैं। दे आर ऑफ 4 टाइप्स। चार तरह के प्लाज्मा प्रोटीन हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है
एल्बुमिन। एल्बुमिन प्रोटीन, या इसको ना एक नाम और कह देते हैं, इसको हम सीरम एल्बुमिन भी बोलते हैं। और ये क्या करता है एल्बुमिन? इसका काम होता है टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस। ये हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रहेगा। ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब है हमारे ब्लड में जो आयन की कंसंट्रेशन है उनको मेंटेन करके रखेगा। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है, उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखना। सेकंड हमारे पास आता है, दूसरा जो प्रोटीन आता है प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन के बाद, वो है ग्लोबुलिन प्रोटीन, और इसको बोलते हैं सीरम ग्लोबुलिन। और ये जो सीरम ग्लोबुलिन है, इसका क्या काम है? ये हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है? ये हमारी बॉडी में या ब्लड के अंदर एंटीबॉडी प्रोडक्शन का काम करेगा। तो इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमने दो प्रोटीन देख लिए, एक देख लिया एल्बुमिन, दो देख लिया हमने ग्लोबुलिन। तीसरा जो प्रोटीन हमारे पास आता है, थर्ड वन अगर बात करें, यहाँ लिख लेते हैं हम, तो वो है फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन। और चौथा है प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों जो फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन है, ये होते हैं और ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्लॉटिंग, या फिर से बोल सकते हैं हम लोग ब्लड कोएगुलेशन के लिए। देखिए, जब कभी भी ना हमारे मान लीजिए कोई कट लग गया छोटा सा, तो उस माइनर कट के बाद क्या होगा, कुछ देर तक ब्लड बहेगा और उसके बाद ब्लड बहना रुक जाता है, और उस कट के ऊपर जहाँ कट लगा है उस हिस्से पर एक थ्रेड जैसा, धागे जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, और उस धागे जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ब्लड क्लॉट। ये ब्लड क्लॉट इसलिए बनता है ताकि जो ब्लड की सेल्स हैं, जैसे WBC हुई, RBC हुई, प्लेटलेट्स हुई, ये हमारी बॉडी से बाहर रिलीज ना हो जाए, इनका ज्यादा लॉस ना हो। तो इन ब्लड सेल्स के लॉस को रोकने के लिए दो प्रोटीन जो हैं, फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसके अंदर ये ब्लड सेल्स ट्रैप हो जाती हैं और आपको एक धागे जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लाज्मा प्रोटीन। चारों प्लाज्मा प्रोटीन हमने देख लिए, चारों के हमने फंक्शन देख लिए। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर हमने बात करी है कि इसके अंदर कुछ अदर मटेरियल्स हैं, तो ये आप नोट करें और फिर हम देखते हैं कि अदर मटेरियल्स में इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। चलिए डन, आप सभी ने ये लिख लिया होगा। यस सर। अब हम लोग अदर मटेरियल्स को देख लेते हैं कि इसमें अदर मटेरियल्स जो हम कह रहे हैं 1% है, उसमें क्या क्या चीजें प्लाज्मा के अंदर हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अदर मटेरियल्स ऑफ प्लाज्मा। और ये कितना परसेंट है? अबाउट 1%। और इसमें क्या क्या होगा, सीधा कॉम्पोजिशन लिख देते हैं। इसमें रहेगा कोलेस्ट्रॉल हो सकता है स्मॉल अमाउंट में, इसके अलावा इसके अंदर कुछ लिपिड्स हो सकते हैं, सम कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, और आयंस हो सकते हैं। आयंस में क्या हो सकता है? कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, एटसेट्रा।
ये कुछ आयंस इसके अंदर हो सकते हैं। अब अगर जो प्लाज्मा के बारे में थोड़ी सी हम और बात करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर का लिक्विड होता है। प्लाज्मा का अगर आप कलर देखेंगे तो कैसा है? प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड। जो येलो कलर होता है ना, येलो से बिल्कुल लाइट कलर जो हो जाएगा, पेल येलो से भी लाइट कलर, तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉ कलर्ड। तो स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड होता है ये, और ये ब्लड में जो फ्लूइड है उसको मेंटेन करने का काम करता है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ब्लड के अंदर जो फ्लूइड कंसंट्रेशन है उसको प्लाज्मा ही मेंटेन करता है। मेंटेन दी फ्लूइड कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, क्योंकि लिक्विड पार्ट यही है। अब एक ना आपके पास टर्म आती है, ये आप नोट करके लिखिएगा। एक टर्म आती है आपके पास सीरम। तो देखो सीरम क्या है। सीरम की एक मैं सीधी सी यहाँ डेफिनेशन लिख रहा हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा सीरम क्या है। तो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग प्रोटीन या फैक्टर। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग प्रोटीन या फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। तो अब आप बता सकते हैं सीरम का कॉम्पोजिशन क्या रहेगा। सीरम का कॉम्पोजिशन रहेगा, अगर मैं सीरम की बात करूं तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि सीरम इक्वल्स टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन, ऐसे बोल सकते हैं हम। सीरम क्या हो गया, प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग प्रोटीन निकाल देंगे तो जो बचेगा वो उसको फिर नाम दिया गया है सीरम। या इस बात को ऐसे ही बोल सकते हैं कि सीरम इक्वल टू प्लाज्मा माइनस क्या, फिब्रिनोजेन, यहाँ पे ओ आएगा, फिब्रिनोजेन प्लस प्रोथ्रोम्बिन। यही है। इन दोनों को अगर निकाल देंगे प्लाज्मा में से तो बाकी क्या बचेगा, बाकी जो बचेगा वो कहलाएगा सीरम। ठीक है, तो सीरम क्लियर हो गया। ये पूछ लेता है कई बार 1 मार्क्स के अंदर आपके सब्जेक्टिव में या ऑब्जेक्टिव के अंदर भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो ये पूछेगा कि सीरम के अंदर कौन से प्रोटीन देखे जाते हैं। तो प्लाज्मा में टोटल 4 प्रोटीन है। एक है आपका एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, दूसरा है फिब्रिनोजेन, तीसरा है और चौथा है प्रोथ्रोम्बिन। ये 4 हैं। तो आप सीरम में क्या करोगे, सीरम में से आप ये दोनों निकाल दोगे। मतलब प्लाज्मा में जब आप सीरम का कॉम्पोजिशन बताओगे, उसमें प्रोटीन बताओगे, तो उसमें से 2 प्रोटीन माइनस कर देना, ये वाले फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। तो कौन से बचेंगे सीरम के अंदर, सीरम के अंदर सिर्फ 2 ही प्रोटीन होते हैं और एक होता है, और वो है, एक है एल्बुमिन और दूसरा है ग्लोबुलिन। ठीक है, आप सभी को ये बात क्लियर है, सीरम क्या होता है समझ में आ गया। तो इतनी बात हमने प्लाज्मा के बारे में समझ ली। अब हम ब्लड के जो दूसरा पार्ट है, जो 45% ब्लड में देखा जा रहा है, ब्लड सेल्स, उसके बारे में बात करेंगे। जी पायल बोलिए। समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया, बोलो। सर ये सीरम के जो आपने लिखा है ये प्लाज्मा माइनस, देखो सुनो मैं बता रहा हूँ सीरम क्या है। सीरम की अगर हम बात करेंगे ना, तो सीरम का मतलब है प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर या क्लॉटिंग प्रोटीन। मतलब ये है कि यदि जो प्लाज्मा में से हम क्लॉटिंग प्रोटीन निकाल दें तो बाकी जो कंपोनेंट बचेगा उस सब को मिला के बोलते हैं सीरम। ठीक है, क्लॉटिंग प्रोटीन मतलब फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन को निकालने के बाद
जो भी प्लाज्मा का कंपोनेंट बचता है फिर उसको प्लाज्मा नहीं बोलते हैं, फिर उसको हम सीरम कहते हैं। अब क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको सीरम क्या होता है। तो सीरम पे से सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो उसकी डेफिनेशन पूछ लेगा आपसे, या फिर आपसे कॉम्पिटिटिव में ये पूछ लेगा कि भाई सीरम के अंदर कौन कौन से प्रोटीन देखे जाते हैं। तो प्लाज्मा में टोटल 4 प्रोटीन है, 4 में से 2 आप माइनस कर दोगे जो आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको हटा देना। इसके अलावा जो प्रोटीन बचेंगे वो सीरम के अंदर देखे जाएंगे। तो ये बात हमने क्लियर कर ली। अब हम लोग आगे बात करेंगे। तो अब हमारे पास आता है ब्लड सेल्स। जो ब्लड का बाकी 45% हिस्सा बचा है ब्लड सेल्स का, उसको अब हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं ब्लड सेल्स के बारे में। ब्लड सेल्स, या इसको हमने वहां पर एक नाम और लिखा था ब्लड कॉर्पस्कल्स। ये कितना परसेंट है? 45% है। ब्लड सेल्स 3 तरह की हैं हमारे पास। तीन तरह की ब्लड सेल्स हैं। कौन कौन सी है देखिए। इसमें सबसे पहली है हमारे पास जो ब्लड सेल्स आती है, वो है आपका एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट्स, जिसे हम लोग बोलते हैं आरबीसी, या फिर इसको हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, या फिर इसको हम रेड ब्लड कॉर्प्यूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो आरबीसी की अगर बात करेंगे तो इसमें कुछ जनरल पॉइंट समझेंगे हम आरबीसी के बारे में, क्योंकि आरबीसी हमें डिटेल में चैप्टर नंबर 18 में पढ़नी है। ये जितने भी हम ब्लड सेल्स पढ़ रहे हैं ना, जैसे आरबीसी हो गया, अभी हमने प्लाज्मा के बारे में देखा, ये सब हम चैप्टर नंबर 18 में इन सब का डिटेल पढ़ेंगे। तो आरबीसी की अगर बात करें तो हम कुछ पॉइंट यहाँ समझ लेते हैं। जैसे आरबीसी काउंट कितना होता है, मतलब 100 ml ब्लड में कितनी आरबीसी होती हैं। तो हर एक 100 ml ब्लड की अगर हम बात करेंगे तो उसमें होती है लगभग 5 to 5.5 मिलियंस सेल्स पर mm³ ऑफ ब्लड। हर एक ब्लड में लगभग 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी देखी जाती है। और आरबीसी का अगर लाइफ स्पैन देखें एक सेल का, आरबीसी लाइफ स्पैन कितने दिनों तक एक आरबीसी जिंदा रहती है, तो ये है 120 डेज। आरबीसी प्रोडक्शन कहाँ होता है, कौन सा पार्ट है हमारी बॉडी का जो आरबीसी बनाता है? तो आरबीसी प्रोड्यूस्ड बाय बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो आरबीसी बनाती है। और आरबीसी का अगर शेप देखेंगे तो शेप कैसा है इसका? बायकॉनकेव शेप है आरबीसी का, बायकॉनकेव। और बायकॉनकेव स्फेरिकल शेप होता है, बायकॉनकेव स्फेरिकल। आरबीसी का अगर फंक्शन देखोगे, इट हेल्प्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ये गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये सारी बात तो हमने समझ ली आरबीसी के बारे में। इसके अलावा आप देखोगे आरबीसी का कलर रेड होता है। रेड क्यों होता है कलर? तो भाई हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। फिर हीमोग्लोबिन का कंपोजिशन आपको देखना होगा, तो वो सारी डिटेल हम लोग चैप्टर नंबर 18 में समझेंगे, वहां पर हमें उन सब के बारे में पढ़ना है। अब पहला तो हमने पढ़ लिया, इसमें आरबीसी हो गया। दूसरा जो इसके अंदर देखा जा रहा है वो है प्लेटलेट्स।
प्लेटलेट्स जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन दोनों में, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है ये हम चैप्टर नंबर 18 में ही कवर करेंगे। फिलहाल यहाँ कॉमन बातें देख लेते हैं इनके बीच में। अगर इनका काउंट देखेंगे हम कि कितनी होती हैं ये 100 ml ब्लड में, तो ये होती हैं 1.523 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड, ठीक है। और इनका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये होती हैं फॉर ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ये भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। तो देखो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए प्लेटलेट्स और दूसरा चाहिए हमें प्लाज्मा प्रोटीन। ये दोनों मिलके ही ब्लड क्लॉटिंग कराते हैं। तो ये हो गया आपका प्लेटलेट्स। और तीसरा जो हमारे पास आता है थर्ड वन, जिसका आप यहाँ नाम लिख लीजिए, उसकी पूरी कंपोजिशन उसको हम लोग आगे देखते हैं। ये है आपका WBC, थर्ड है हमारे पास में WBC, ठीक है। तो ये आप बनाइए और इसके बाद हम WBC को पढ़ते हैं। चलिए, आई थिंक आप सभी ने ये बना लिया होगा, लिख लिए होंगे पॉइंट। रुको सर रुको। ओके, डन। रुको सर, या एक लाइन बच रही है, एक लाइन ओके बच रही ओके है ओके ओके, लिखिए लिखिए। जी जी बोलिए, किसी का कोई डाउट है तो बोल सकते हैं आप लोग। हो गए सर। ओके, चलिए अब हम लोग WBC की बात करते हैं। WBC को बोलते हैं, सब जी बोलिए बेटा, कोई डाउट है तो बोलो, ये सर बोल के चले जाते हो वापस। WBC को हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, या फिर इनको हम बोल सकते हैं वाइट ब्लड कॉर्पस। WBC की अगर हम बात करेंगे तो WBC काउंट कितना है, ये होता है अबाउट 6000 to 8000 cells per mm³ of blood। अब जरा इसका देखते हैं कॉम्पोजिशन WBC का। तो WBC को हमने दो कैटेगरी में बांटा है। एक तो वो सेल्स जिनके सरफेस पर ग्रेन्यूल्स देखे जाते हैं, और एक वो होते हैं जिनके सरफेस पर ग्रेन्यूल्स नहीं देखे जाते। एक तो कहलाते हैं आपके जिनके सरफेस पे ग्रेन्यूल्स नहीं है, ए ग्रेन्युलर, और दूसरे जिनके सरफेस पे ग्रेन्यूल्स देखे जा रहे हैं वो हैं ग्रेन्युलर। इनको बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स, और इनको बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। जो ये ए ग्रेन्युलोसाइट्स है, या पहले इसकी बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स की। ये तीन टाइप की हैं। फिर एक है एसिडोफिल्स,
दूसरी हैं बेसोफिल्स और तीसरी हैं न्यूट्रोफिल्स। देखो इसको जो क्लासिफाई किया गया है, ये किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डाई, ऑन द बेसिस ऑफ डाइस के बेसिस पे, कि जो एसिडिक डाई से कलर हो जाए उसे बोलेंगे एसिडोफिल्स, जो बेसिक डाई से स्टेन हो जाएगा वो बेसोफिल्स, और जो दोनों से हो जाएगा वो न्यूट्रोफिल्स। जो एसिडिक डाई जो हम यूज करते हैं उसका नाम है इओसिन, और इसलिए एसिडोफिल्स को एक और नाम दिया गया है, इधर ऑल्सो कॉल्ड एओसिनो इओसिनोफिल्स। ठीक है, तो एसिडोफिल्स बोले या इओसिनोफिल्स बोले एक ही बात है। तो ये तो हो गई आपकी ग्रेनुलोसाइट्स। अगर जो हम बात करेंगे ए ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो इसमें हमारे पास दो आती हैं। एक आता है मोनोसाइट और दूसरी आती है लिम्फोसाइट। और फिर जो लिम्फोसाइट है ये भी दो तरह की है, एक है बी लिम्फोसाइट और दूसरी है टी लिम्फोसाइट। ये जो बी और टी लिम्फोसाइट हैं, इन दोनों का काम है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना, या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब बॉडी में आ जाएगा तो उसको ये किल करते हैं और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी या इम्यूनिटी जनरेट करने का काम करते हैं। ठीक है, बाकी देखो एसिडोफिल्स का भी अपना फंक्शन है, बेसोफिल्स जो है कुछ सब्सटेंस सीक्रेट करता है, न्यूट्रोफिल्स क्या काम करता है, ये सारी बातें हम लोग चैप्टर नंबर 18 में समझेंगे, जहां पर हमें पढ़ना है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो उसमें हम बॉडी फ्लूइड को डिटेल में समझेंगे। तो फिलहाल आपको इतना क्लासिफिकेशन आना चाहिए, ये कुछ बेसिक चीजें हैं ब्लड के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, तो ये आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में। चलिए, ये बातें आपने लिख ली होंगी, ये आपने फ्लो चार्ट बना लिया होगा। अब हम लोग लिम्फ के बारे में पढ़ते हैं, तो अब समझेंगे लिम्फ। ये एक स्टूडेंट है जिनका नाम यहाँ पे शो हो रहा है टेक्नो कैमोन फर्स्ट। ये तो कोई फॉरेन के स्टूडेंट लग रहे हैं, बाहर के लग रहे हैं ये। क्या नाम है बेटा? कौन सा नाम है? जैमिनी। जैमिनी। जैमिनी, ये तो बहुत ही आपने फॉरेनर नाम रखा है, अपने नाम से लॉगिन करना कल से, ठीक है बेटा? ओके सर। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं लिम्फ के बारे में। नेक्स्ट जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में दूसरा पार्ट है वो है लिम्फ। तो लिम्फ की बात करते हैं। देखिए लिम्फ क्या है, लिम्फ का कॉम्पोजिशन बिल्कुल प्लाज्मा की तरह सेम होता है। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम की हेल्प लेंगे। जैसे देखिए, जो ब्लड है वो किस में फ्लो करता है? ब्लड फ्लो करेगा आर्टरीज और वेन्स के अंदर फ्लो करेगा। तो जैसे ये आर्टरीज हैं, मेन आर्टरी है ये हो गई मेन आर्टरी। ये आर्टरी आगे जाके डिवाइड हो रहा है सेगमेंट्स के अंदर, और इन सेगमेंट्स को बोलेंगे हम आर्टीरियोल्स। फिर ये आर्टीरियोल्स आगे जाके और डिवाइड होगा
ये और थिनर ट्यूब्स में डिवाइड हो गया। सॉरी, तो ये और थिनर ट्यूब्स में डिवाइड हुआ, और इससे जो ये थिनर ट्यूब्स बनी हैं, जिसमें ये डिवाइड हो गया, इन्हें बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड कैपिलरीज। ठीक है, ये हो गई कैपिलरीज। और फिर कैपिलरी हो गई है, इसी के साथ यहाँ पर ये देखा जा रहा है, ये है कोई बॉडी पार्ट हो सकता है, कोई टिश्यू हो सकता है, ये है टिश्यू। तो होता क्या है, इन कैपिलरी से कुछ ब्लड लीक आउट हो जाता है ऐसे, या कुछ हम बोलेंगे प्लाज्मा इसमें से लीक आउट हो गई। तो प्लाज्मा लीक आउट फ्रॉम कैपिलरी। ठीक है, तो यहाँ प्लाज्मा लीक आउट हो गई। अब ये प्लाज्मा क्या करेगा, टिश्यू और ब्लड के बीच में मिडिल मैन की तरह काम करेगा और सब्सटेंस को एक्सचेंज करवाएगा। जो मटेरियल टिश्यू के अंदर वेस्ट है उसको ब्लड में भेज देगा, और जो ब्लड के अंदर रिक्वायर्ड मटेरियल है जो टिश्यू को चाहिए वो टिश्यू को यहाँ से ब्लड से टिश्यू को दे देगा। तो ये काम करेगा ये फ्लूइड जो यहाँ से लीक आउट हुआ है, और इस फ्लूइड को जो यहाँ से लीक आउट हो गया प्लाज्मा से, इसी को बोला जाता है लिम्फ, या फिर इसको एक नाम और दिया गया है टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था, तो वो CO2 इस टिश्यू से निकल के इसमें चला गया, ब्लड में चला गया, तो ब्लड कैसा हो जाएगा, यहाँ पर अब ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड, और फिर वो जाएगा वेन्यूल्स के अंदर। तो ये जो वेसल्स आपको ब्लू कलर की दिखाई दे रही हैं, दीज आर कॉल्ड वेन्यूल्स, और ये वेन्यूल्स आगे जाके ज्वाइन कर जाएंगे, और ज्वाइन करके ये वापस इसको हार्ट के अंदर या मेन सप्लाई में ट्रांसफर कर देगा, और इसे बोलेंगे हम लोग वेन। ठीक है, इस तरह से ब्लड का फ्लो हो रहा है, ये ब्लड का नॉर्मल सर्कुलेशन चल रहा है। लेकिन ये सर्कुलेशन में हम देख रहे हैं कि कैपिलरी से कुछ ब्लड, कुछ प्लाज्मा बाहर निकल रहा है। तो मान लो यहाँ से 1 लीटर ब्लड चला था, ठीक है, 1 लीटर ब्लड यहाँ से चला, ये आगे बढ़ रहा है ऐसे, तो हुआ क्या, कुछ ब्लड तो यहाँ पर बाहर निकल गया और बाकी जो है वो ऐसे आगे चला गया। तो जो ब्लड यहाँ से बाहर चला गया तो उतना वॉल्यूम तो कम हो गया, यहाँ से 1 लीटर था, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मान लीजिए 0.2% ब्लड कम हो गया। तो इसको मेंटेन करना है, इस फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि जो ब्लड का लॉस हो रहा है उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ से कुछ ट्यूब्स निकली होती हैं, और इन ट्यूब्स को बोलते हैं हम लोग लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरीज, RIES, लिम्फेटिक कैपिलरीज। ये लिम्फेटिक कैपिलरीज यहाँ से बैंड करेंगी, तो बैंड करने पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से नोडल टिश्यू बन जाएंगे ऐसे। ये जो नोड बने, इन नोड्स को बोला जाता है लिम्फ नोड, और ये जो इसके ज्वाइन करने से वेसल बना, इसे बोलेंगे हम लिम्फेटिक वेसल। और ये फाइनली जाके ओपन होगा किसके अंदर,
ये इस फ्लूइड को वापस ओपन कर देगा मेन वेन के अंदर, वापस इसको ये मेन सप्लाई में मेन वेन के अंदर ओपन कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से इस लिम्फेटिक कैपिलरी और लिम्फेटिक वेसल की हेल्प से जो यहाँ पर लॉस हो रहा था ब्लड का, उसको ये कंपनसेट करेगा, इस फ्लूइड को यहाँ से उठा के वापस पहुंचा देगा आगे मेन वेन के अंदर। ठीक है, यहाँ से भाई देखो कैपिलरी से ब्लड प्लाज्मा लीक होता जाएगा, उससे सब्सटेंस का जो है वो ट्रांसपोर्टेशन भी होता रहेगा। दूसरी बात, ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन रहे, इसलिए लिम्फेटिक वेसल्स और कैपिलरी के थ्रू ये वापस उस फ्लूइड को जो यहाँ से लॉस हुआ है उस लिम्फ को वापस वेन के अंदर सप्लाई कर देगा। और ये जो लिम्फ नोड यहाँ पर बन जाते हैं, इनका काम होता है, ये होते हैं फैगोसाइटिक नेचर के, दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर। ठीक है, तो ये कहते हैं दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर। फैगोसाइटिक का मतलब है कि ये क्या करते हैं, ये जो फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो लिम्फ नोड उसको कैप्चर करके किल कर देता है। किसी भी बैक्टीरिया को ये क्या करेगा, कैप्चर करेगा और उसको रिमूव कर देगा, बॉडी से किल कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये हो गया लिम्फ का। हमने लिम्फ होता क्या है, किस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है, ये हमने इस डायग्रामेटिकली अभी समझ लिया है। आप इस डायग्राम को अच्छे से बनाएं और इसके बाद हम लिम्फ के बारे में कुछ पॉइंट लिखते हैं। हाँ जी, बोलिए हर्षित। सर लिम्फ नोड के बारे में एक बार फिर से बताना। लिम्फ नोड फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं। फैगोसाइटिक का मतलब होता है कि ये नहीं जब सर, भी ये कोई बनते कैसे ये जब ये जो लिम्फेटिक कैपिलरी बैंड करती है ना, लिम्फेटिक कैपिलरी बैंड करके जब लिम्फेटिक वेसल की फॉर्मेशन करेगी तो वहां पर कुछ नोडल टिश्यू बन जाते हैं, एक पैच बन जाता है, मास बन जाता है टिश्यू का, जिसे हम लिम्फ नोड कहते हैं। ये लिम्फेटिक कैपिलरी के, इसका वर्क बता रहा हूँ, ये फैगोसाइटिक नेचर के हैं। फैगोसाइटिक का मतलब कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर करेगा तो उसको क्या करते हैं, ये किल करने का काम करते हैं। जैसे कोई बैक्टीरिया मान लीजिए बॉडी में आ गया तो लिम्फेटिक जो लिम्फ नोड है ये उसको क्या करेंगे, एनगल्फ कर जाएंगे और उसके ऊपर कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटी करके उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, खत्म कर देंगे। मतलब ये भी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी की तरह काम करते हैं। ये तो पता चल गया, पर लिम्फ नोड बनते कैसे है? ये सुनो, कोई कैपिलरी बैंड हो गई तो ही बन जाते हैं सर अपने आप? जब ये जहां से कैपिलरी लिम्फेटिक कैपिलरी बैंड होगी, जिस पॉइंट से आपको ये बैंड होती हुई दिखाई दे रही है, तो जब ये बैंड होगी तो इसके बैंड होने से क्या होगा, इसके अंदर जो लिम्फ फ्लो कर रहा है ना, जो इसके अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसकी कुछ सेल्स यहाँ पे ट्रैप हो जाती हैं। जैसे देखो, अब अगर हम लिम्फ की बात करें, प्लाज्मा की बात करें, तो आपको पता है प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन देखे जा रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इम्यूनोग्लोबुलिन या ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन सब्सटेंस हैं, ये इस नोड पर अरेंज हो जाएंगे, अटैच हो जाते हैं। इनके अटैचमेंट की वजह से ही यहाँ पर क्या होता है, टिश्यूज की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से लिम्फ नोड की फॉर्मेशन होती है। समझ में आई बात अब? यस सर। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप लोग, और फिर हमें लिम्फ के बारे में कुछ पॉइंट लिखने हैं। हो गया सर। ओके, तो लिम्फ के बारे में लिखिए। लिम्फ इज द middleman. Lymph is the middleman of blood and, yes देखो, of capillary and tissue. Capillary and tissue. सर रिपीट करना फिर से पूरा सेंटेंस। Lymph is the middleman. Lymph is the middleman of capillary and tissue. बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो यहाँ तक करके रखिए, और बाकी इसके पॉइंट जो हैं
इसके फंक्शन क्या है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। थैंक यू सो मच। यहाँ तक पढ़ के रखेंगे अच्छे से।